है विद्युत, सब जान रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा, ठीक है, और रसायन मतलब रासायनिक ऊर्जा। यानी इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और जो केमिकल एनर्जी है उन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इस पूरे चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, विद्युत रसायन में करते हैं। तो विद्युत रसायन समझ में आ गया। विद्युत रसायन जैसे हम यहाँ पर परिभाषा आपको लिखी है कि जो विद्युत रसायन है ना, विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन रासायनिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे विद्युत रसायन कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास जब हमको ये ऊर्जा का स्थान मतलब कन्वर्जन करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ युक्तियां चाहिए होती हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर हो गया, यानी रासायनिक ऊर्जा को काय में परिवर्तित कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, ऐसे सेलों को हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि स्वतः प्रवर्तित। स्वतः प्रवर्तित का मतलब ये है कि बच्चों आप प्रीवियस क्लास में रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, है ना। रेड का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन यानी अपचयन, और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ऐसी अभिक्रियाएं जो साथ ही साथ मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये जो सेल होता है ना, वो किन अभिक्रियाओं पर होता है, स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। फिर इसका दूसरा सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को प्रभावित करने पर मतलब है वहां पर हमको क्या मिलती है, रासायनिक ऊर्जा मिलती है। विद्युत ऊर्जा काय में परिवर्तित हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में, और ये अस्वतः अभिक्रिया है, यानी ये अभिक्रिया अपने आप नहीं हो रही है। तो क्लियर हुआ बच्चों कि हमने विद्युत ऊर्जा को काय में परिवर्तित कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। कमेंट से क्लियर हुआ कि विद्युत अपघटनी सेल वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपने देखा होगा कि आपके घरों में बैटरियां हैं, है ना। देखिए ये विद्युत रसायन होता है, इसमें हमको आप घर में ही देख लो, हम इसकी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। घर में बैटरी है, हम लोग सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग रासायनिक ऊर्जा को काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। इन्वर्टर है, इन्वर्टर में देखिए आपके घर में लाइट चली जाती है तो आपको लाइट मिल जाती है, यानी उस बैटरी में जो भी केमिकल भरा हुआ है उससे केमिकल ऊर्जा मिल रही है, रासायनिक ऊर्जा मिल रही है, और वो रासायनिक ऊर्जा काय में परिवर्तित हो जा रही है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रही है। तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चों। तो गैल्वेनिक सेल में यहाँ पर हमने एक धातु की छड़, इसको भी हम बताएंगे, धातु की छड़ को हमने एक बीकर में रखा, उस बीकर में जो भी धातु की छड़ ली है उसी का हमने यहाँ पर विलयन लिया। मान लेते हैं यहाँ पर हमने जिंक की धातु ली, ठीक है, जगह है। तो यहाँ पर जो विलयन भरा हुआ है ये आपके पास क्या है, जिंक सल्फेट का विलयन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक और धातु की छड़ ली है, और उस धातु की छड़ किससे बनी हुई है, कॉपर धातु से बनी हुई है, और कॉपर धातु से बनी है तो इसको हमने काय में डुबो के रखा है, कॉपर सल्फेट विलयन में। किस विलयन में हमने इसको डुबो के रखा है, कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया हुआ है, ठीक है बेटा। तो देखिए अब ये जो छड़ें होती हैं, है ना, ये जो छड़ होती है इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये बिल्कुल ध्यान से देखना था, यहाँ जो धातु की छड़ें होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके पास एनोड होता है और एक आपके पास क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। तो एनोड के ऊपर ऋण आवेश होता है और कैथोड के ऊपर क्या होता है, धन आवेश होता है। तो इलेक्ट्रोड समझ में आया। जो धातु की छड़ होती है
उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और अभिक्रिया के अनुसार एक के ऊपर धनावेश होता है और एक के ऊपर ऋणावेश होता है। तो ऋणावेशित को हम लोग ने क्या बोला, एनोड, और जो धनावेशित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमने यहाँ पर सेल बनाना, वो कैसे बनाएंगे सेल। तो सेल बनाने के लिए फिर हमने यहाँ पर देखिए एक लवण सेतु ब्रिज, इसको क्या कहते हैं, लवण सेतु ब्रिज। यहाँ पर एंडिंग हो रही है, यहाँ पर अगर का जेल लगा देते। किसका जेल लगा देते हैं, अगर का जेल लगा देते हैं। ठीक है। और इसके अंदर भी एक विलयन भरा रहता है, और वो विलयन भरा होता है पोटेशियम क्लोराइड का। किसका विलयन भरा होता है, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है। ठीक है। अभी देखिए हमको परिपथ पूरा करना है। तो यहाँ पर जो ये छड़ है, इसका कनेक्शन हम लोग किससे कर देते हैं, वोल्टामीटर या गैल्वेनोमीटर से कर देते हैं। ठीक है। तो देखिए पूरा परिपथ तैयार हो गया है। अब हम ये देखते हैं कि अभिक्रिया कैसे हो रही है। तो देखना, यहाँ ध्यान देना बच्चों, ये जो जिंक है, जिंक जो है अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। जब जिंक अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो इसकी सतह कैसी हो जाती है, ऋणावेशित, यानी और ऋणावेशित हो जाती है। और जो जिंक धन आयन है वो कहाँ पर आ जाते हैं, विलयन में आ जाते हैं। क्लियर हो रहा बच्चों। जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, नया कर निकाल रही है, और जो जिंक धनायन है वो कहाँ पर आ जा रहे हैं, विलयन में। तो जब ये आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति होती है ना, त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण बिल्कुल क्लियर है आपके लिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है या इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिंक से निकलते हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, कॉपर धातु की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। जब कॉपर धातु की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉपर धनायन है। ठीक है। और सल्फेट का ऋणायन है। मतलब आपको ये भी मालूम है कि कॉपर सल्फेट काय में बढ़ जाता है, कॉपर धन, और सल्फेट ऋणायन में बढ़ जाता है। तो ये जो कॉपर धनायन है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है ना, ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके इस क्षण के ऊपर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है। कॉपर धनायन जो है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस आयन को, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कॉपर धनायन ले लेते हैं, और जो धातु बन जाती है, कॉपर सॉलिड बन जाता है, वो इस धातु के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इकट्ठा होता जाता है। तो ये देखिए क्रिया विधि। अब ये सवाल उठता है कि जिंक ही क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जानना चाहिए, दूसरे पॉइंट पे यहाँ पर जानना चाहिए कि जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्लियर हो गया। जो जिंक है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा एक्टिवेट है। तो जिंक अपने में से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इतना समझ में आया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम ये देखते हैं, आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, जिंक से किस तरफ जा रहे हैं, कॉपर की तरफ जा रहे हैं। और जो आपके पास विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा कॉपर से जिंक की तरफ आती है। विद्युत धारा कहाँ पर आती है, कॉपर से जिंक की तरफ आती है। यानी आपके पास जो केमिकल एनर्जी थी वो काय में बदल के आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। तो ये किसका उदाहरण होता है, विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण होता है। अब हम ये देखेंगे कि कैसी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा, जिंक लिया था, है ना। जो जिंक था ये ठोस अवस्था में था। जिंक अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकाले इसमें। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलना है, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है। क्लियर। और यहाँ पर आपके पास कॉपर, और ये एक्वस में, एक्वस सॉल्यूशन मतलब है यहाँ पर ये जो जिंक धनायन है वो कहाँ पर आ जा रहे हैं, विलयन में। बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पर जो आपके पास कॉपर धनायन है, अभी यहाँ पर बताया था कि जो कॉपर धनायन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉपर धनायन है, जो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था जिंक, उन इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, लिया। और लेने के बाद ये कॉपर धातु में बदल गया। किसमें बदल गया, कॉपर धातु में बदल गया। और जब ये कॉपर धातु में बदल जाता है तो ये इस क्षण पर एकत्रित होता जाता है। तो आप देखिए बच्चों, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से धीरे धीरे इससे इसका क्षरण होता जाएगा, जिंक धातु का क्या होगा, क्षरण होगा। और यहाँ पर इस कॉपर की क्या हो जाएगी,
इलेक्ट्रोड में कॉपर की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब आप एक और चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिंक कहाँ पर है, विलयन में है। तो एक समय ऐसा आएगा कि इस विलयन में जिंक की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। और यहाँ पर कॉपर धन आयन तो काय में बदल जा रहा है, कॉपर धातु में बदल रहा है, लेकिन विलयन में किसकी मात्रा बढ़ती जा रही, सल्फेट आयन की। तो एक ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि अभिक्रिया लगभग रुक जाएगी। भाई ये अब जब इसके पास जगह ही नहीं रहेगी तो क्या ये जिंक और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, नहीं करेगा। तो उसी को क्लियर करने के लिए कि अभिक्रिया हमारी सुचारू रूप से चले, तो यहाँ पर हम काय का उपयोग करते हैं, लवण सेतु, है ना। अब लवण सेतु का समझ में आ रहा है कि कार्य क्या है लवण सेतु का। तो पहला कार्य तो ये हो गया कि परिपथ को पूर्ण कर रहा है, पहला कार्य क्या हो गया, परिपथ को पूर्ण कर रहा है। दूसरा कार्य ये करता है कि यहाँ पर जितने जिंक आयन की जैसी कंसंट्रेशन बनती है, तो जिंक आयन जो धन आयन है वो क्लोराइड, देखिए क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड भरा हुआ है, तो पोटेशियम क्लोराइड के क्लोराइड आयन से क्रिया करके यहाँ पर क्या बना देता है, जिंक क्लोराइड का पीपीटी बना देता है, या अवक्षय बना देता है, जो वो इस सतह पर नीचे बैठ जाता है। क्लियर हो रहा है। तो यानी विलयन में जिंक धनायन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, तो फिर अभिक्रिया परफेक्टली चलना शुरू हो जाती है। सेम वे में इधर पे भी होता है कि जो सल्फेट आयन है ना, अब यहाँ पर पोटेशियम है, तो जो सल्फेट आयन है वो पोटेशियम धन आयन के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। ठीक है, तो और ये पोटेशियम सल्फेट बना देगा, क्या फॉर्म कर देगा, पोटेशियम सल्फेट का ये पीपीटी यहाँ पर बना देता है। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट कहाँ पर निक्षेपित हो जाता है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभिक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। इतना समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपको इतना तो बताई दी थी, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को लिए, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलना है, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। जब हम इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं, ठीक है, इन दोनों अभिक्रियाओं को हमने क्या किया, जोड़ा, तो देखिए जोड़ने पे क्या हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। अब आप पूरा उतार दीजिए, तो जिंक यहाँ पर ठोस अवस्था में है, प्लस इस तरफ आप देखिए कॉपर धन आयन है, एक्वस सॉल्यूशन में है, और यहाँ पर फिर आपके पास Zn2 प्लस है, और प्लस यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर है सॉलिड अवस्था में। ठीक है, तो देखिए एक अभिक्रिया ये बनती है, तो देखिए ये अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और ये अर्ध अपचयन अभिक्रिया है, दोनों अभिक्रिया साथ साथ चल रही हैं। तो ये जो अभिक्रिया हमको मिलती है, इस अभिक्रिया को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी सेल में कौन सी अभिक्रिया चल रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया चल रही है। क्योंकि सेल की बात हो रही है, तो अब हमको सेल समीकरण कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो सेल समीकरण लिखने का एक तरीका होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए जिंक है, ठीक है, जिंक यहाँ पर ऐसा आपने लिखा, फिर एक लाइन खींचा आपने, और फिर यहाँ पर आपने क्या लिखा, Zn2 प्लस, ठीक है, और फिर देखिए डबल लाइन बनाइए, तो डबल लाइन काय का निर्मित करती है, लवण सेतु। जो डबल लाइन है वो क्या बताती है, लवण सेतु बताती है। फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, कॉपर धन आयन है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉपर सॉलिड है। तो इतना समझ में आ रहा है बच्चों आपको। तो ये अभिक्रिया यहाँ पर क्या हो रही है, चल रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये अभिक्रिया हो रही है। तो इस अभिक्रिया को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, सेल निरूपण। लाल रंग से लिख देते हैं जिससे आपको दिखाई पड़ेगा, इस अभिक्रिया का सेल निरूपण, यानी इस अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया के रूप में कैसे लिखते हैं। तो क्लियर हो गया कि हम लोग सेल के रूप में कैसे लिखते हैं, बिल्कुल अभिक्रिया में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आपको एक चीज और यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं, फिर से देख लीजिए कि इसके ऊपर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्षण के ऊपर आ गए। तो अब एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो चूंकि ये ऋणावेशित हो गई, क्षण कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई, तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश। तो ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रोड होता है, इसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, एनोड। क्या कहना है, एनोड। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे थे, यहाँ पर जा रहे थे, तो यहाँ पर कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश आ गया, और इस इलेक्ट्रोड को हमको क्या कहना है, कैथोड। क्या बोलना है, कैथोड। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो बस आपको यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और जो विद्युत धारा है
वो कॉपर से कहाँ पर प्रवाहित हो रही है, जिंक की तरफ प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अगर जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पर क्या लगा हुआ, वोल्टामीटर या गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, जिससे हमको मालूम पड़ जाता है कि वहाँ पर विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इतना समझ में आया। तो ये पूरा जो है आपके पास क्या, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल है। अब अगले उसमें वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना, तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।